हाँ, राम राम दोस्तों, नमस्कार छात्र छात्राओं। देखो, जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर आज फिर से मैं नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। अपने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था। राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक पूरा हो गया। राजस्थान के इतिहासकार, राजस्थान के इतिहासकार, राजस्थान, ये 3 पार्टों में पीछे वीडियो में पूरा कर चुका हूं मैं। आज अपना अगला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। किसी भी कंपटीशन में लगभग सिलेबस में है, 1-2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं। सबसे पहले देखो, सभ्यता क्या है। सभ्यता, सभ्यता, इस सभ्यता का मतलब है जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका, सभ्यता का मतलब जीवन जीने का तरीका। हमारे ऋषि मुनि, इतिहासकार, ज्ञानी पुरुष ये बताते हैं कि सृष्टि बनती है और वो फिर किसी न किसी कारण से खत्म हो जाती है। सृष्टि बनती है, फिर वो किसी न किसी कारण से खत्म हो जाती है। हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। अब सृष्टि बनती है, जब नई सृष्टि बनती है तो पुराने वाली सृष्टि का थोड़ा बहुत अनुभव आदमी को होता है, उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर पहले जीवन था। तो उन ऐसे स्थलों को ही ये सभ्यता कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये कई स्थानों के ऊपर खुदाई करने से ऐसे पता चला कि यहां पर पहले जीवन था। तो वो स्थान ही क्या कहलाए? सभ्यता स्थल कहलाए। और भारत सरकार ने ऐसे स्थलों को पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं। पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं। पुरातात्विक स्थल का मतलब, इसका मतलब क्या है? पुरानी जो जानकारी से संबंधित, पुराने जो नगर बसे हुए जहां जहां पर, उनका पता लगाना और उनके बारे में शोध करना कि प्राचीन काल का मानव कैसा था, आज के मानव से कैसे भिन्न है। तो जब सृष्टि खत्म होती है तो वो उसी स्थान पर जब दबती है, तो नई सृष्टि जब बनती है तो वो उसकी खुदाई करती है। उसको पता चलता है कि यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला। तो राजस्थान की सभ्यताओं में वो पुरातात्विक स्थल मिलेंगे। कौन कौन से हैं? तो इनसे प्रश्न ये बनेंगे, इसकी खोज किसने की थी, क्या विचित्र वस्तु यहां पर मिली है, अद्भुत वस्तु, आज के मानव में पुराने मानव में क्या समानताएं थी, वो प्रश्न बनेंगे। तो देखो, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहां पर था? दिल्ली में। और इस पुरातात्विक विभाग का उद्देश्य क्या था? जहां जहां पर दबे हुए नगरों के अवशेष मिले, कि जहां जहां पर पहले कोई आदमी रहा करता था, वो नगर फिर उजड़ गए, उनकी खोज करना और उनसे जानकारी दिलाना। और भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। प्रथम अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। अब अपने राजस्थान के अंदर चलते हैं, कौन कौन से पुरातात्विक स्थान हैं, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं और कौन कौन से उसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले सभ्यताओं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता स्थल। पहला क्वेश्चन, कालीबंगा है कहां पर? यहां पर हनुमानगढ़ में। कालीबंगा है कहां पर? हनुमानगढ़ में। पहला ही क्वेश्चन, कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। एक बार आरएस में आया था ये, कालीबंगा कहां पर है, तो हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं था। तो उस स्थिति में इसका उत्तर गंगानगर माना गया था। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि पहले ये गंगानगर हुआ करता था और गंगानगर से फिर ये अलग से हनुमानगढ़ बना। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं होने पर इसका उत्तर गंगानगर मान लिया था। वैसे कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। अब इसका दूसरा प्रश्न, ये किस नदी के किनारे है? नदी। तो देखो,
नदी, यहां पर ये घग्गर नदी बहती है जो कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान के अंदर जाती है, ये घग्गर नदी। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे। इसका प्राचीन सरस्वती या द्रष्टवती। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कई बार इस तरह से पूछते हैं किस प्राचीन नदी के किनारे, तो इस घग्गर नदी के किनारे प्राचीन काल में सरस्वती या द्रष्टवती नदी बहती थी। तो किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। किस प्राचीन नदी के किनारे? सरस्वती या द्रष्टवती, एक ही मतलब है, कालीबंगा सभ्यता स्थल। अब देखो कालीबंगा से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता स्थल का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? एलपी टेसिटेरी एक इटली का भाषाविद था जिसको बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने चारण साहित्य पर शोध करने के लिए बीकानेर में रखा था। उसने राजस्थानी भाषा के ऊपर शोध किया था, बीकानेर में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस टेसिटेरी ने सबसे पहले कालीबंगा स्थल का उल्लेख किया था, लेकिन इसकी विधिवत तरीके से खोज और किसने की थी? इसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? प्रश्न यहां पर यह बनता है, इसकी खोजकर्ता अमलेंदु घोष या ए घोष ने कब की थी? 1952 में इसकी खोज की थी अमलेंदु घोष ने। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल जो यहां पर हनुमानगढ़ में है, इसकी खोज किसने की थी? 1952 के अंदर अमलेंदु घोष या ए घोष ने की थी। फिर दूसरा प्रश्न, इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? खुदाई किसके नेतृत्व में? बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल व बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। और खुदाई की शुरुआत कब हो गई थी? 1961 में। तो पहला क्वेश्चन, इसकी खोज किसने की थी? अमलेंदु घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज ए घोष ने 1952 में की थी। फिर खुदाई, ए घोष ने बताया कि यहां पर कोई सभ्यता स्थल है, यहां पर पहले जीवन था। फिर खुदाई का जिम्मा किसको दिया गया? बिब्बी लाल व बीके थापर। तो खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? बिब्बी लाल व बीके थापर के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। फिर देखो अगला प्रश्न, जब इसकी खुदाई हुई तो इसका युग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशनों के अंदर पूछते हैं इसका युग। यहां पर ज्यादातर वस्तु और तांबे की मिली है, तो तांबे के मिलने के कारण से ये कौन से युगीन कहलाए? ताम्रयुगीन यानी ये कालीबंगा सभ्यता कौन से युगीन है? ताम्रयुगीन। ज्यादातर वस्तु तांबे की मिलने के कारण से ताम्रयुगीन कहलाई। फिर देखो ये जो हड़प्पा है गुजरात के अंदर, हड़प्पा है जो पाकिस्तान के अंदर, ये हड़प्पा से पहले की है, हड़प्पा से पूर्व की है, इसलिए इसको प्राक हड़प्पा कालीन या पूर्व हड़प्पा कालीन भी कह सकते हैं। तो ताम्रयुगीन या प्राक हड़प्पा कालीन इसको कह सकते हो। कई बार पूछते हैं, यानी तांबे की वस्तुएं ज्यादातर बनी हुई हैं, इसलिए धातु की दृष्टि से कौन सी युगीन होगी? ताम्रयुगीन। हड़प्पा से पहले की है तो इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं प्राक हड़प्पा कालीन। हड़प्पा से पहले की है क्योंकि हड़प्पा में औजार मिले कांसे के, और ये ताम्रयुगीन तांबे के मनुष्य ने सबसे पहले की थी, खोज की थी। तो ताम्रयुगीन हड़प्पा से पहले की। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, किस नदी के किनारे? घग्गर या प्राचीन सरस्वती या द्रष्टवती नदी के किनारे है। इसकी खोज
अमलेंदु घोष ने 1952 में की थी। खुदाई का नेतृत्व तो बीपी लाल व बीके थापर को दिया गया। 1961 में खुदाई शुरू हो गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कौन से युगीन है? ताम्र युगीन या प्राक हड़प्पा कालीन। फिर देखो ये कालीबंगा है, इसका अर्थ क्या है? यानी सिंधी भाषा में इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता स्थल जो हनुमानगढ़ में है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अब देखो इस कालीबंगा सभ्यता के ऊपर और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, यहां पर क्या मिला है नया। देखो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं इसको। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जीवन था, उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जीवन था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी और पाकिस्तान की प्रमुख नदी, जिसका वेदों में नाम है सिंडस, और ये सिंधु नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी ये चिनाब नदी। फिर इधर से ये झेलम, फिर ये इधर से सतलज और ये व्यास। इस तरह से 5 प्रमुख सहायक नदियां मानी गई सिंधु की। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो जीवन था उसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया जी के पढ़ाऊंगा उस टाइम पर उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी तो मानी जाती है हड़प्पा। हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, प्रथम राजधानी। दूसरी राजधानी मानी जाती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो। और पिगट इतिहासकार है, पिगट इतिहासकार ने इसकी जुड़वा राजधानी कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये इससे संबंधित बात हो गई। अब राजस्थान के सदर में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? कालीबंगा को, यानी तीसरा प्रमुख केंद्र। तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? कालीबंगा। इसके ऊपर देखो जो प्रश्न बनते हैं कंपटीशन से संबंधित। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? ये कालीबंगा। इसको हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। दीनहीन बस्ती भी कहते हैं हड़प्पा की। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर प्राचीन काल में जो मकान मिले वो कच्चे ईंटों के और बाद में मिले वो पक्की ईंटों के। तो कच्ची ईंटों के मकान मिलने के कारण से इसको हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। तो प्रश्न क्या बना? हड़प्पा की दीनहीन बस्ती। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं? कालीबंगा को कहते हैं। अब देखो ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसका स्वरूप कैसा था? स्वरूप यानी यह शहरी थी या नगरीय? इसका स्वरूप तो कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी। ग्रामीण थी या नगरीय? कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी, क्योंकि ये बसा हुआ इस तरह से मिला है, कोण के ऊपर सड़कें काटती हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि नगर की तरह से बसा हुआ है। तो इस कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? नगरीय। फिर ये पूछते हैं समाज में प्रधान माता थी या पिता थी? तो नगरों में ज्यादातर माता की चलती है, माता ही प्रधान होगी। तो समाज में प्रधान कौन होती थी कालीबंगा में? माता। यानी इसको ये भी कह सकते हैं मात्र सत्तात्मक, क्योंकि कई जगह देवी की मूर्तियां मिली सिक्कों के ऊपर। इसका मतलब पुरुषों से महिलाओं का महत्व ज्यादा था। आज का समाज पुरुष प्रधान है, ये कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। या समाज में प्रधान कौन होती थी? माता। अब ये नगरीय थी, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय तो कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था व्यापार करना। यानी शहर के लोग खेती से ज्यादा व्यापार तो करते हैं,
तो कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। समाज में प्रधान माता थी और इसके अंदर देखो ये कालीबंगा जो नगर है वो 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित मिला है नगर, 5 भागों में विभाजित था, यानी नगर 5 भागों में विभाजित मिला था, अलग अलग 5 भागों में। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल कितने भागों में विभाजित था? 5 भागों में विभाजित था। अब यहां पर खुदाई कर 2 टिल्लों की खुदाई करने से एक टिल्ले के नीचे तो दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है, दूसरे टिल्ले के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है। तो इससे क्या अनुमान लगता है? जो दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर संपन्न और धनाढ्य लोग रहते होंगे, और जो बिना दुर्गनुमा सामान्य तरीके से बसा हुआ है उसका मतलब यह हुआ कि यहां पर शायद गरीब लोग रहते होंगे। तो देखो 2 टिल्लों की खुदाई करने से एक जो टिल्ला है, एक टिल्ले के नीचे दुर्गनुमा नगर बसा है। दुर्गनुमा नगर बसा है। 2 टिल्लों की खुदाई करने से पता चला एक टिल्ला यानी टिब्बे के नीचे तो दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है, वह दूसरे टिल्ले के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर बसा है। दूसरे टिल्ले के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर बसा है, अर्थात यहां पर शायद सामान्य लोग रहते होंगे, सामान्य तरीके से बसा हुआ है ये। अब देखो यहां पर और क्या क्या चीज मिली है इस सभ्यता स्थल के ऊपर। सड़कें समकोण पर काटती हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं, यानी विस्तृत सुंदर तरीके से बसा हुआ था। कालीबंगा सभ्यता स्थल नगरीय था और नगर में सड़कें समकोण के ऊपर काटती हैं। ठीक है, अब देखो इस नगर के अंदर जो मकानों की निर्माण की पद्धति है वो एक विशिष्ट पद्धति, और उसका नाम क्या है? यानी मकान निर्माण की पद्धति। कालीबंगा सभ्यता में मकान निर्माण की जो पद्धति है उसको क्या कह सकते हैं? जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति। मकान निर्माण की पद्धति जाल पद्धति या ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति इसको कह सकते हैं। फिर से देखो कालीबंगा सभ्यता, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा, अपने राजस्थान में। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं? कालीबंगा। इसका स्वरूप कैसा था? नगरीय। समाज में प्रधान कौन होती थी? माता, यानी माता सत्तात्मक थी। इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? लोगों का व्यापार करना। और नगर कितने भागों में विभाजित था? 5 भागों में विभाजित था। कालीबंगा स्थान के ऊपर 2 टिल्लों की खुदाई करने से, यानी 2 टिल्लों की खुदाई करने से एक टिल्ले के नीचे दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है, दूसरे टिल्ले के नीचे दुर्गनुमा नगर नहीं बस बिना दुर्गनुमा नगर बसा है। इसका मतलब जो दुर्गनुमा नगर है वहां पर संपन्न लोग रहते होंगे, और जो बिना दुर्गनुमा वहां पर गरीब लोग रहते होंगे। सड़कें कैसी थी? सड़कें आपस में इस तरह से समकोण के ऊपर काटती थी, यानी सुनियोजित तरीके से बसा हुआ था ये। मकान निर्माण की पद्धति कालीबंगा में इसको क्या कहते हैं? जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति कह सकते हैं। जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कह सकते हैं। तो कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। 1952 में इसकी खोज किसने की थी? ए घोष या अमलेंदु घोष ने इसकी खोज वो की थी। अब इसके ऊपर देखो आगे क्या प्रश्न बनते हैं, और कालीबंगा सभ्यता के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं।
या इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये विश्व का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां पर जुते हुए खेतों में प्रमाण मिले हैं। विश्व का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां पर जुते हुए खेतों में प्रमाण मिले, कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा विश्व का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। कौन सा है? कालीबंगा। यानी इस तरह से खेतों में ये लाइन सी मिली है, तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि शायद ये जुते हुए खेत हैं। जुते हुए खेत विश्व का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से जुते हुए खेतों में प्रमाण मिले, कौन सा है? कालीबंगा। अब जुते हुए खेतों में प्रमाण मिले हैं तो खेती किसकी की जाती थी? गेहूं और जौ की मिश्रित खेती। गेहूं व जौ की मिश्रित कृषि के प्रमाण। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल में किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं? गेहूं व जौ की मिश्रित खेती के प्रमाण। जुते हुए खेत, गेहूं और जौ की मिश्रित खेती के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है? अलंकृत ईंट, यानी सुंदर ईंट। पहले मकान कच्ची ईंटों के होते थे, बाद में सुंदर ईंटों के मकान बनाए गए। अलंकृत ईंट, कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली है। और नगर के अंदर, जैसे ये नगर है, नगर के अंदर पानी निकालने के लिए इस तरह से नालियां होती थी। ये नालियां, और नालियां किसकी होती थी? लकड़ी की। लकड़ी की। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल में पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां होती थी। तो पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां, राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां पर पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां होती थी, कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा। और क्या मिला है? व्याघ्र, जिसको बाघ कह सकते हैं, इसके अवशेष। व्याघ्र यानी बाघ के अवशेष, इसकी खुदाई करने से कालीबंगा नगर की व्याघ्र यानी बाघ के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है? तांबे के बैल की मूर्ति। तांबे के बैल की मूर्ति। तांबे के बैल की मूर्ति। तांबे के बैल की मूर्ति और धातु प्रतिमा का राजस्थान के अंदर ये सबसे प्राचीन या पहला उदाहरण है। यानी तांबे धातु की बैल की मूर्ति, तो धातु की प्रतिमा होगी। धातु प्रतिमा का राजस्थान के अंदर पहला उदाहरण है ये। तो धातु प्रतिमा का राजस्थान के अंदर पहला उदाहरण कहां पर मिला? कालीबंगा में। किसका? तांबे के बैल की मूर्ति का। तो इसका दूसरा प्रश्न, धातु प्रतिमा का राजस्थान में प्रथम उदाहरण या राजस्थान में प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तांबे के बैल की मूर्ति, जो कहां पर मिली है? कालीबंगा में मिली है। और क्या मिला? सूती कपड़े के अवशेष। सूती कपड़े के अवशेष, यानी कालीबंगा से सूती कपड़ा भी मिला है। सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। फिर देखो, अग्नि वेदियों के अवशेष, अग्नि कुंडों के अवशेष मिले हैं। और उन अग्नि कुंडों के अंदर हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इतिहासकार इसका क्या अनुमान लगाते हैं? देवताओं को खुश करने के लिए ये शायद पशुओं की बलि देते होंगे। तो अग्नि वेदियों के अवशेष, सूती कपड़े के अवशेष, अग्नि वेदियों के अवशेष या अग्नि कुंडों के अवशेष, जिनको कह सकते हैं अग्नि वेदियों के अवशेष मिले हैं। अग्नि वेदियों के अवशेष यानी देवताओं को खुश करने के लिए और पशुओं की बलि देते होगी इन अग्नि वेदियों में। लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर अवशेष नहीं। प्रश्न इस तरह से पूछते हैं,
कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए इस तरह के प्रश्नों के लिए। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। फिर देखो सड़कें समकोण पर काटती हैं। इसके बाद में इसके ऊपर अगला प्रश्न, इस नगर के अंदर जो मकान है, इस तरह से मकान है, मकान के अंदर दरारें आई हुई हैं, मकानों के अंदर दरारें मिली हैं। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये दरार भूकंप आने से दरार पड़ी होगी मकानों में। इससे पहले विश्व में कहीं पर भी भूकंप के साक्ष्य नहीं मिले। तो प्रश्न यहां पर जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न निकला, विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? हनुमानगढ़ से। तो अगला प्रश्न, विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, तो विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा है कहां पर? हनुमानगढ़ में। यहां पर कालीबंगा में फारस की बेलनाकार मोहरें मिली हैं, फारस और मेसोपोटामिया की, यानी फारस की मुद्रा मिली है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग तो उत्तम श्रेणी के व्यापारी थे, फारस तक अपना सामान बेचते थे, बदले में मुद्रा लेते थे, यानी कालीबंगा सभ्यता विकसित थी। तो फारस की बेलनाकार मोहरें, फारस की बेलनाकार मोहरें मिली हैं कालीबंगा से, फारस की बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। फिर से देखो, कालीबंगा विश्व का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। कौन सा? कालीबंगा। गेहूं व जौ की मिश्रित कृषि के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। अलंकृत ईंटों का प्रयोग पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां होती थी, कहां पर? कालीबंगा में। व्याघ्र बाघ के अवशेष भी मिले हैं। बाघ का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, पेंथर टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, उसके अवशेष मिले हैं। व्याघ्र बाघ के अवशेष। तांबे के बैल की मूर्ति मिली है, तांबे के बैल की मूर्ति, यानी धातु प्रतिमा हो गई है। और धातु प्रतिमा का इससे पहले राजस्थान में कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो ऑटोमेटिक प्रश्न हो गया, धातु प्रतिमा का राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा से। सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, अग्नि वेदियों के अवशेष मिले हैं, अग्नि के कुंड मिले हैं बड़े बड़े, और वहां पर पशुओं की हड्डियां मिली हैं। इसका मतलब यह है कि पशुओं की बलि देते हुए देवता को खुश करने के लिए ये। लेकिन मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, अग्नि वेदियों के अवशेष, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। मकानों के अंदर दरार आई है, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं भूकंप आने से आई होगी। और विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। विश्व में जुते हुए खेतों के सबसे पहले प्रमाण कालीबंगा में। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य ये भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और फारस की मोहरें मिली हैं, फारस की बेलनाकार मोहरें ये भी कहां से मिली हैं? कालीबंगा से। फारस की बेलनाकार मोहरें। और देखो यहां पर क्या मिला है, एक खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी। इस खोपड़ी के अंदर 6 छेद हैं, ये खोपड़ी, और खोपड़ी के अंदर इस तरह से छेद हैं। एक खोपड़ी के अंदर 6 छेद किए गए, ये छेद खोपड़ी के अंदर 6 छेद किए गए हैं। इसको कपाल छेदन क्रिया कहते हैं, कपाल छेदन क्रिया कहते हैं। यानी ये चिकित्सा पद के कारण किया गया। किसी के कोई बीमार हो गया, फिर उसको कपाल में छेद किए गए हैं, ये चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है। कपाल छेदन क्रिया, खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले हैं। इस कपाल छेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पोलिस। हाइड्रोस्पोलिस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हाइड्रोस्पोलिस आधुनिक चिकित्सा पद्धति में। और विश्व में कपाल छेदन का
इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति का ये विश्व में प्रथम उदाहरण है। तो कपाल छेदन क्रिया का विश्व में प्रथम उदाहरण, कपाल छेदन क्रिया का विश्व में प्रथम उदाहरण कहां से मिला है? कालीबंगा से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल के ऊपर एक खोपड़ी मिली है और उसमें 6 छेद मिले हैं? तो कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता स्थल के ऊपर। ठीक है, अब देखो कालीबंगा के बाद में अगला सभ्यता स्थल फिर पीलीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, और ये पीलीबंगा ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में और पीलीबंगा ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अब कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, पीलीबंगा का अर्थ पीले रंग की चूड़ियां, पीले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में है उसका अर्थ पीले रंग की चूड़ियां। फिर देखो एक सभ्यता स्थल है, तीसरा है रंग महल। सभ्यता स्थल, ये रंग महल सभ्यता स्थल ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। रंग महल सभ्यता स्थल ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसकी ये राजस्थान की एकमात्र सभ्यता स्थल है जिसकी खुदाई किसी विदेशी दल के नेतृत्व में हुई। राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जिसकी खुदाई किसी विदेशी दल के नेतृत्व में हुई, यानी स्वीडन देश की टीम ने यहां पर खुदाई की थी। और ये राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है जिसकी खुदाई किसी विदेशी दल के नेतृत्व में हुई। कौन सा है? रंगमहल। तो प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है? राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जिसकी खुदाई किसी विदेशी दल के नेतृत्व में हुई। तो इसका उत्तर क्या होगा? रंगमहल। रंगमहल जो है कहां पर? हनुमानगढ़ में। और इसकी खुदाई किस विदेशी दल के नेतृत्व में हुई थी? स्वीडिश, यानी जो स्वीडन का था, स्वीडिश दल के नेतृत्व में। और वही कब थी? 1952 से 1954। 1952 से 1954। अब इसके ऊपर अगला प्रश्न ये बनता है, उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? उत्खनन विदेशी दल के नेतृत्व में हुआ। उत्खनन का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर हन्ना रेड्डी ने उत्खनन का नेतृत्व, डॉक्टर